प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में पुस्तक समीक्षा के क्रम में अंग्रेजी पुस्तक ब्रह्मनिज्म अर्थात ब्राह्मणवाद की पुस्तक समीक्षा को एक वीडियो सीरीज के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पुस्तक के क्रांतिकारी ऐतिहासिक महत्व के विषय में हम प्रथम एपिसोड में बता चुके हैं। क्योंकि यह पुस्तक स्वयं में एक अनुसंधान ग्रंथ थीसिस की तरह से है और पूर्णतः तकनीकी स्वरूप की है, अतः हमने इसकी समीक्षा के लिए एक आलेख तैयार किया है जिसे पढ़कर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक विशेष निवेदन है कि कृपया हमारे प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता पर ध्यान न दें, अपितु जिन गंभीर विषय वस्तु पर हम चर्चा करते हैं उस पर ध्यान देने का कष्ट करें। इस प्रकार आपकी सेवा में चौथा एपिसोड प्रस्तुत है। अध्याय 6 एंटी ब्रह्मनिज्म एज एन आइडियोलॉजी अर्थात ब्राह्मणवाद विरोध एक विचारधारा की तरह। लेखक कहते हैं कि हालांकि ब्राह्मणवाद विरोध एक परिपूर्ण व आदर्श विचारधारा नहीं हो सकती, लेकिन निस्संदेह ही ये एक शक्तिशाली दर्शन अवश्य ही है जिसने कि कभी करोड़ों लोगों को ब्राह्मणवाद के विरुद्ध प्रेरित किया था, जिसमें केवल हिंदू ही नहीं थे, अन्य लोग भी थे। लेखक कहते हैं कि जब ब्राह्मणवाद एक विचारधारा एक दर्शन कहला सकता है तो जब तक ब्राह्मणवाद विरोध को एक नया नाम नहीं दे दिया जाता तब तक इस नाम को ही एक विचारधारा एवं दर्शन के रूप में क्यों नहीं माना जा सकता। लेखक कहते हैं कि बारीकी से देखा जाए तो जब से आर्य नस्लों ने भारत पर आक्रमण किया है तब से उनकी इस विचारधारा व दर्शन का विरोध होता आ रहा है और इसके विरुद्ध आज भी संघर्ष किया जा रहा है। संघर्ष करने वाले योद्धाओं में सर्वोपरि हैं जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी, फिर इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रवर्तक तथा गौतम बुद्ध इत्यादि। आधुनिक युग में तो ब्राह्मणवाद का विरोध करने वाले महापुरुषों की बहुत बड़ी संख्या है, जिनमें अनेक तो स्वयं ब्राह्मण ही हैं। उपशीर्षक ब्राह्मणवाद के 3 खंभे के तहत लेखक कहते हैं कि 3 खंभों पर यह ब्राह्मणवाद टिका हुआ है। पहला खंभा कथित पवित्र धर्म ग्रंथ, दूसरा खंभा जाति व्यवस्था एवं तीसरा खंभा पुरोहिती, जिसको इंग्लिश में प्रीस्क्राफ्ट कहते हैं। इन तीनों बातों के विषय में पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया गया है, लेकिन इसका सारांश यह है कि जब तक इन ब्राह्मणवादी कथित धर्म ग्रंथों को पूरी तरह से नकारा नहीं जाता, जाति व्यवस्था जातीय मानसिकता को नष्ट नहीं किया जा सकता। जाति मानसिकता को नष्ट नहीं किया जाता और ब्राह्मणों के पुरोहिती अधिकार मोनोपोली ऑफ द प्रीस्टक्राफ्ट को समूल नष्ट नहीं किया जाता, तब तक ब्राह्मणवाद की इस खतरनाक विचारधारा व दर्शन को नष्ट नहीं किया जा सकता। उपशीर्षक फादर ऑफ द एंटी ब्रह्मनिज्म के तहत ऐसे कई महापुरुषों एवं विद्वानों के नाम तथा उनके ब्राह्मणवाद विरोध के कई कार्यों का वर्णन किया गया है। आज के समय में प्रायः सभी लोग उन्हें जानते हैं। इनमें महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार रामास्वामी व बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम तथा स्वयं ब्राह्मणों में से M.N. राय, जवाहरलाल नेहरू के नाम अग्रणी हैं। उपशीर्षक फॉरेनर्स इन तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद विरोध की विचारधारा व दर्शन से दक्षिण भारत में हुए लाभों की जानकारी दी गई है। उपशीर्षक परसिक्यूशन ऑफ जैन्स एंड बुद्धिस्ट के तहत
बताया गया है कि ब्राह्मणवाद अन्य धर्म ग्रंथों को निगल लेने वाला धर्म है। इसमें जैनियों और बौद्धों को बड़ी ही क्रूरता व निर्दयता से प्रताड़ित किया और उन्हें हिंदुओं में परिवर्तित कर लिया। उपशीर्षक मनुवादी मार्क्सिस्ट में भारतीय कम्युनिस्टों एवं कम्युनिस्ट आंदोलन की घोर आलोचना की गई है। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत में मार्क्सवाद कम्युनिस्ट आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह ब्राह्मणवाद और पूर्व में वर्णित उसके तीनों खंभों पर सीधा प्रहार नहीं करता। बाबा साहब अम्बेडकर एवं पेरियार पूरी तरह से ब्राह्मणवाद और उसमें छिपे पूंजीवाद के कट्टर आलोचक थे। इन्हीं कारणों से इन्हें कांग्रेस पार्टी से बाहर होना पड़ा था, जिन्होंने स्वाभिमान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संचालन किया था। एक अवस्था ऐसी भी आई कि जब उन्होंने द्रविड़स्थान नामक पृथक देश बनाने के लिए आंदोलन किया था। पेरियार इतना तक कहते थे कि यह जो कथित राष्ट्रवाद है वह वास्तव में ब्राह्मणवाद का दूसरा रूप ही है। यहाँ लेखक ने लोहिया जी को भी कट्टर ब्राह्मणवाद विरोधी बताया है। उपशीर्षक शूद्रा ज्वांस ब्राह्मणिज्म में लेखक दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि दुर्भाग्य से वे गैर ब्राह्मण जो कभी ब्राह्मणवाद विरोध के कारण संपन्न हुए, आज वे शत्रु के खेमे में ही शामिल हो गए हैं। यहाँ लेखक का आशय अन्य पिछड़ा वर्गों के संपन्न लोगों से है। इस अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं कि भारत में जब तक ब्राह्मणवाद विरोध के साथ वर्ग संघर्ष को जाति संघर्ष से जोड़कर आंदोलन संघर्ष नहीं किया जाता, तब तक भारत में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। अध्याय 7 ब्राह्मण एक समाजशास्त्रीय अचंभे की तरह, ब्राह्मण्स एज ए सोशोलॉजिकल वंडर। लेखक कहते हैं कि यहूदियों की तरह ही भारत में ब्राह्मण हमेशा ही एक गूढ़ रहस्य रहे हैं। ब्राह्मणों की रहस्यमयता, जीवंतता, उनकी पहचान और उनकी संगठनात्मकता अचंभित कर देने वाली है। कभी कभी तो ये बातें गुण प्रायः पीढ़ी दर पीढ़ी ईर्ष्या और कभी कभी क्रोध के कारण भी बन जाते हैं। इन अजीब सी बातों के विषय में केवल गैर ब्राह्मणों ने ही प्रश्न नहीं किए हैं, स्वयं ब्राह्मण भी प्रश्न करते हैं। इन सब बातों को लेकर परंपरागत ब्राह्मणों तथा आधुनिक सुधारवादी एवं समाजवादी ब्राह्मणों के बीच भी संघर्ष चल रहे हैं। यह वही ब्राह्मणवादी मान्यता प्रणाली है जिसने सदियों से अनेक आफत झेली हैं, फिर भी वे जीवित रही। हर बार वह पुनः दुगनी महिमा के साथ उभर कर सामने आई। इस प्रकार ब्राह्मण भारत के अचंभों में से एक अचंभा है। उपशीर्षक एज एन इंडियन रूलिंग क्लास तथा ए नेशन विथिन द नेशन के अंतर्गत ब्राह्मणों एवं ब्राह्मणवाद की अचंभे कारक एवं अनूठी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। उपशीर्षक धरती के भगवान गॉड ऑन अर्थ में लेखक बताते हैं, भारत व विदेशी दोनों इतिहासकारों ने ब्राह्मणों की शताब्दियों से चली आ रही श्रेष्ठता, सुप्रीमेसी और नेतृत्व के गुणों को स्वीकारा है। वे धर्म व धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा के धारक कस्टोडियंस हैं तथा वे जीवन की हर गतिविधि के बिना किसी विरोध के चौधरी भी हैं। वे सारी संपत्ति व शक्ति के मालिक हैं, साथ ही वे बिना किसी न्यास के जनता के पुरोहित भी हैं। शायद ही संसार का ऐसा कोई
दूसरा सामाजिक वर्ग होगा जिसमें सम में इतनी सारी बहुआयामी खूबियां हैं, बड़े ही प्रभावकारी तरीके से समाहित होंगी, जितनी कि समस्त शक्तियां पूरी तरह से ब्राह्मणों में समाहित हैं। भारत की महान सांस्कृतिक धरोहर की बहुत जय जयकार की जाती है। इसे बहुत प्रसारित भी किया जाता है। यह सब ब्राह्मणों की उपलब्धियां मानी जाती हैं, लेकिन वे ही इस कथित महान संस्कृति के स्वामी धारक हैं। ब्राह्मणवाद का एक प्रसिद्ध श्लोक है, देवाधीनाम जगत सर्वम मंत्राधीनाम तदेवता ताम मंत्राणाम ब्राह्मणाधीनाम ब्राह्मणाम मम देवता। इसका अर्थ है सारा संसार ईश्वर की शक्ति के अधीन है, ईश्वर मंत्रों की शक्ति के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों की शक्ति के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण हमारे ईश्वर हैं, इसलिए उन्हें भूदेवता अर्थात धरती का भगवान का नाम देना सर्वथा उचित है। लेखक ने अपनी पुस्तक डायलॉग्स ऑफ भूदेवतास जो 1993 में प्रकाशित हुई थी का हवाला देते हुए लिखा है कि जिसमें लेखक ने अपनी पुस्तक डायलॉग्स ऑफ भूदेवतास 1993 का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने अपने इस दावे के विषय में विस्तार से बताया है। ब्राह्मणवाद की अनेक विशेषताओं के साथ इन विशेषताओं का भी जिक्र किया गया है कि मात्र भारत ही नहीं, सारे संसार में ब्राह्मण एक ऐसा विशेष वर्ग है जो पूरी तरह से ठोस रूप से संगठित है। वे एक जैसा सोचते हैं, उनके क्रियाकलाप एक जैसे हैं, उनका अनुगमन अप्रोचेस सदैव एक ही दिशा में एवं एक जैसा होता है। उनकी ब्राह्मणवादी संवेदनशीलता के विषय में लेखक ने पेरियार जी की एक प्रसिद्ध उक्ति, अगर कश्मीर में वर्षा होती है तो कन्याकुमारी के ब्राह्मण उसकी ठंडक को महसूस कर लेते हैं, का उल्लेख किया है। उपशीर्षक ब्राह्मण एज ए पुअर मैन के तहत बहुत बड़ी रहस्यमयी बात यह कही है कि ब्राह्मण सदैव ही गरीब ब्राह्मणों के लिए बहुत ही ज़्यादा हाय तौबा मचाते हैं। लेकिन अगर गरीबी ही मूल समस्या है तो गरीब ब्राह्मण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा मुस्लिमों में बहुत बड़े अनुपात में मात्र गरीब ही नहीं अपितु बहुत ही दीन दरिद्र पाए जाते हैं। तो क्या कारण है कि गरीब ब्राह्मण इन वर्गों के दीनहीन दरिद्र लोगों के साथ मिलकर गरीबी के विरुद्ध, या यूं कहें कि मार्क्स की भाषा में अमीरों के विरुद्ध संघर्ष क्यों नहीं करते? लेखक कहते हैं कि ब्राह्मण विरोधाभास के नियम के मास्टर होते हैं। इस नियम को माओ से तुंग ने विकसित किया है, अतः इस नियम की रहस्यमयी विशेषताओं की वजह से वे अपने पसंदीदा खेल एक व्यक्ति से दूसरे से लड़ाने भिड़ाने में बड़े ही प्रभावकारी तरीके से सफल हैं। यहाँ एक बात और भी उल्लेखनीय है कि लेखक माननीय वीटी राजशेखर जी ने वर्ष 1994 में ही अर्थात 27 वर्ष पूर्व ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ब्राह्मणवाद पश्चिमी आधुनिकवाद एवं संस्कृतिकरण संस्कृताइजेशन के माध्यम से आगे बहुत फलेगा फूलेगा और अंत में भारत पर ब्राह्मणवादी, पुरोहितवादी, अधिनायकवादी और अंत में भारत पर पुरोहितवादी, ब्राह्मणवादी, पुरोहितवादी, अधिनायकवाद थोप दिया जाएगा।
आज हम 27 वर्ष पुरानी भविष्यवाणियों को हिंदू राष्ट्र एवं राम राज्य के नारों में सही साबित होती हुई महसूस कर रहे हैं। अध्याय 8 ब्रह्मनिज्म एज ए मेंटल डिजीज किलिंग इंडिया, यानी ब्राह्मणवाद एक मानसिक बीमारी जो भारत को मार रही है। इस अध्याय में वी.डी. राजशेखर जी ने वर्ष 1993 में केरल में हुई बहुजन समाज नामक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिए गए अपने भाषण के मुख्य अंशों को शामिल किया है। इस व्याख्यान का शीर्षक था ब्राह्मणवाद भारत के पिछड़ेपन का कारण। वे आयोजकों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आपने इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक ठोस व साहसी कदम उठाया है। वे आगे कहते हैं कि यद्यपि भारत की 85% जनसंख्या ब्राह्मणवाद की शिकार है, जिनमें स्वयं ब्राह्मण एवं उनकी सारी महिलाएं भी शामिल हैं, लेकिन इन विषयों पर देश के प्रेस में या अन्य प्लेटफॉर्म पर बहुत ही कम चर्चा होती है। अभी 10-15 वर्ष भी नहीं बीते हैं कि जब पेरियार रामास्वामी ब्राह्मणवाद पर सार्वजनिक रूप से हमला करते थे, किंतु आज तमिलनाडु एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री के अधीन है। वे बताते हैं कि वैसे तो केरल बहुत शिक्षित व उन्नत राज्य कहलाता है, लेकिन यहाँ की समाजें जातियों में बंधी हैं और बटी हैं, अर्थात कास्ट रिडन हैं। वे कहते हैं कि एक समय केरल की नायर जाति ब्राह्मणवाद की कट्टर विरोधी आलोचक थी, लेकिन आज वे ब्राह्मणवाद के सबसे मजबूत समर्थक बन गए हैं। लेखक बताते हैं कि प्रबोधनकर ठाकरे, जो कि बाल ठाकरे के पिता थे, वे कभी ब्राह्मणवाद विरोध के महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे। वेदों के अनुसार ठाकरे कायस्थ हैं जो पाप योनि से जन्मे हैं। उनका बेटा बाल ठाकरे ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने में सबसे आगे है, जो कि नस्लवाद, फाजीवाद, यहूदीवाद का जनक है। लेखक दूसरी मिसाल द्रविडियम नेताओं के डीएमके और एडीएमके आंदोलन की देते हैं। वे कहते हैं कि ये दोनों आंदोलन पेरियर रामास्वामी ने ब्राह्मणवाद विरोध आंदोलन के रूप में शुरू किए थे। वे प्रश्न करते हैं कि कैसे बाल ठाकरे और तमिलनाडु के द्रविड़ नेता स्वयं को सबसे बड़े ब्राह्मणों के तलुए चाटने वाले बन गए हैं। उपशीर्षक करप्ट एंड कोऑप्टिंग टेक्निक्स, यानी पहले किसी को नष्ट करना एवं फिर उसे निगल लेने की ब्राह्मणवादियों की तकनीक के तहत लेखक कहते हैं कि वैदिक या सनातनी ब्राह्मण अपने सदियों पुराने हथकंडों, छाम, दान, भेद व दंड का क्रमशः एक के बाद दूसरे को इस्तेमाल करके हर किसी को भी बर्बाद कर देते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, संस्था हो, संगठन हो या कोई विचारधारा या दर्शन ही क्यों ना हो। कभी कभी सनातनी किसी एक व्यक्ति को भ्रष्ट करके उसे अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, फिर उसे एक बड़ा नेता भी बना देते हैं, फिर उसका पूरी तरह से दुरुपयोग कर फिर उसे फेंक भी देते हैं। लेखक कहते हैं कि इस ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, जिसे संक्षेप में बीएसओ भी कहते हैं, ने उनके विरुद्ध भी उक्त तीनों हथियारों का दुरुपयोग किया है, लेकिन वे सफल नहीं हो सके हैं। संभवतः चौथा हथियार दंड को भविष्य में उनके लिए सुरक्षित रखा हुआ है। केरल की इजावाहा समाज के प्रसंग में कहा गया है कि यह बहादुर एवं संगठित समाज जो कभी कट्टर ब्राह्मणवाद विरोधी थी, लेकिन आदि शंकराचार्य एवं प्रसिद्ध
कम्युनिस्ट नेता EMS नंबूद्रिपाद, जिसे लेखक आधुनिक शंकराचार्य कहते हैं, ने पूर्व में वर्णित हथियारों का इस्तेमाल करके इस समाज को ब्राह्मणवाद का गुलाम बना लिया है। उपशीर्षक क्रॉस थ्रेड मार्क्सिस्ट यानी जनेऊधारी मार्क्सवादी के तहत लेखक कहते हैं कि न तो कांग्रेस, जो कि भारत की मूल ब्राह्मणवादी पार्टी है, और न ही आधुनिक शंकराचार्यों की जनेऊधारी मार्क्सवादियों की पार्टी से इजवाहा कोई न्याय प्राप्त नहीं कर सकते। उपशीर्षक मुस्लिम लीडरशिप्स के तहत लेखक कहते हैं कि भारत की समूची मुस्लिम लीडरशिप बुरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। उपशीर्षक बाबरी मस्जिद के तहत वे कहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप के भ्रष्ट होने के कारण ही आज बाबरी मस्जिद को शहीद हुए 6 माह गुजर गए हैं, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप इसके पुनः निर्माण में अपने निर्णय पर सोई हुई है। हम इस विषय में अपनी टिप्पणी इस प्रकार से करते हैं कि बाबरी मस्जिद मामले में मुस्लिमों की पूरी तरह से असफलता को हम सभी मुस्लिम लीडरशिप एवं मुस्लिम बुद्धिजीवियों को ही जिम्मेवार मानते हैं। उपशीर्षक सीज मेंटालिटी यानी कुंठित मानसिकता के तहत लेखक कहते हैं कि उच्च जातियां हमेशा ही इस एकाधिकार का दावा करती हैं कि केवल उन्हीं के अंदर योग्यता और क्षमता है। अगर ऐसा है तो फिर देश विश्व में सबसे नीचे क्यों है? भारत क्यों तीसरी दुनिया से चौथी दुनिया में ढकेल दिया गया है? योग्यता के ये चहीते अपनी योग्यता मेरिट का प्रमाण देने में असफल क्यों हुए हैं? लेखक कहते हैं, मैं ये निष्कर्ष निकालता हूँ कि अगर देश की ये जो अवस्था है तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी ब्राह्मणवाद पर ही है। उपशीर्षक एक्स्ट्रा पैग यानी मजा आने पर खूब पियो के तहत लेखक कहते हैं, ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था BSO जब मुस्लिमों का दमन होता है, जब सिखों का कत्लेआम होता है, जब अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों, पिछली जातियों को आरक्षण के अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो ब्राह्मणवादियों को अपार खुशी होती है। दूसरी ओर पीड़ाओं को देख महसूस कर इन ब्राह्मणवादियों को बहुत खुशी होती है। लेखक प्रश्न करते हैं कि क्या आपने सुना है कि संसार में अन्य कहीं इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं जो दूसरों की पीड़ाओं को देखकर महसूस कर खुश होते हैं? इस अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं कि यही ब्राह्मणवाद है कि मैं इसे मानसिक बीमारी मानता हूँ। ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था BSO ने भारत को एक बहुत विशाल मानसिक अस्पताल की तरह बना दिया है। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा इस वीडियो सीरीज़ का 4था एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम कुछ आधारभूत बातों पर चर्चा कर रहे हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, हमारे वीडियोस अधिक से अधिक लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।